Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. So इस वीडियो से we are starting with spectroscopy जो अपने आप में ही एक बहुत broad topic है. इस वीडियो में we will discuss about the basics of NMR spectroscopy. So if you are one of those students who has developed the fear of this topic या जिसको आज तक ये topic बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, so this video is for you because इस वीडियो के end तक आपको NMR spectroscopy के basics के बारे में सारी knowledge हो जाएगी. So let's get started. सबसे पहले तो व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द स्पेक्ट्रा व्हेन मैटर इंटरैक्ट्स विद और एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने स्पेक्ट्रा को तब स्टडी करना है जब मैटर या तो इंटरैक्ट करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ या एमिट करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इसका मतलब क्या है हम देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, where N means nuclear, M means magnetic, R means resonance spectroscopy, that is nuclear magnetic resonance spectroscopy. तो यहाँ पे हम एक एक करके ये तीनों टर्म्स को समझेंगे. सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की. Now we know एटम. एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अपनी एक्सिस पे भी स्पिन करेंगे और न्यूक्लियस के अराउंड भी स्पिन करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज. न्यूक्लियस बना होता है न्यूट्रॉन्स से और प्रोटॉन्स से. प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये हम सबको पता है. तो नाउ जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी स्पिन करेगा और न्यूक्लियस के अराउंड भी स्पिन करेगा, जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड स्पिन ऑन देयर ओन एक्सिस, तब क्या होगा? यहां पे जनरेट होगा एक एंगुलर मोमेंटम. तो ये जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है इसकी वैल्यूज होती हैं क्वांटाइज्ड, और वो कौन सी होती हैं? रूट एस इंटू एस प्लस वन एच अपॉन 2 पाई. यहां पे एस है क्या? स्पिन क्वांटम नंबर. और इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू होती है फिक्स्ड, दैट इज हाफ. एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट. नाउ सेम जैसे हमने यहाँ पे बात की कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे ही स्पिन कर रहा है, उस स्पिनिंग के कारण इसमें आएगा एंगुलर मोमेंटम जिसकी ये क्वांटाइज्ड वैल्यूज हैं, और यहाँ पे ये जो एस है इसकी वैल्यू है हाफ. सिमिलरली ही न्यूक्लियस भी अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है. यस, ये जब देखा गया कि न्यूक्लियस भी अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है तभी ये वाली फील्ड इमर्ज हुई, दैट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो जब न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पे स्पिन करेगा तो क्या करेगा? सिमिलरली ये भी एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट करेगा, और इस केस में अगेन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज क्वांटाइज्ड होंगी, जो हम कैसे यहां पे देंगे I इंटू आई प्लस वन एच अपॉन 2 पाई. अब यहाँ पे ये जो I है और ये जो S है ये बेसिकली सेम ही चीज है, दैट इज यहाँ पे I भी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पिन क्वांटम नंबर को. जैसे यहाँ पे S रिप्रेजेंट कर रहा था स्पिन क्वांटम नंबर को, यहाँ पे I कर रहा है. हमने ये डिफरेंट अल्फाबेट सिर्फ इसलिए चूज किए हैं ताकि हम इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सके. दैट इज जब हम यहाँ पे S यूज कर रहे हैं इट मीन्स हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, और जब हम यहाँ पे I यूज कर रहे हैं इट मीन्स हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे अब जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में ये S की वैल्यू दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू तो फिक्स हो गई थी, बट यहाँ पे न्यूक्लियस के केस में ये जो I वैल्यू है ये फिक्स नहीं होती. ये यहाँ पे फिक्स नहीं होती और ये डिपेंड करती है कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है इसमें कितने न्यूट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. तो अब अगर ये I वैल्यू फिक्स नहीं है तो ये क्या हो सकती है? या तो ये हो हाफ इंटीग्रल, और ये क्या होगी? इंटेग्रल. इंटेग्रल का क्या मतलब है कि होल नंबर हो सकती है, दैट इज 1 हो सकती है, 2, 3 एंड सो ऑन. एंड सिमिलरली हाफ इंटेग्रल का क्या मतलब है? 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 5/2 हो सकती है एंड सो ऑन, एंड 0 भी हो सकती है. ठीक है. सो I वैल्यू अब यहाँ पे हाफ इंटीग्रल या इंटीग्रल हो सकती है. हमें कैसे पता लगेगा कि किसी न्यूक्लियस की I वैल्यू क्या है? ठीक है. तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम यहाँ पे पता करना चाहते हैं कि न्यूक्लियस की वैल्यू क्या है, दैट इज हियर वी आर गोइंग टू स्टडी प्रिडिक्टिंग द स्पिन ऑफ न्यूक्लियस.
तो न्यूक्लियस की स्पिन को जब हमने प्रिडिक्ट करना है तब हम देखते हैं क्या होगा। सो न्यूक्लियस की स्पिन को प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे पहले हमने यहां पे कंसिडर करना है मास नंबर। तो अगर किसी न्यूक्लियस का मास नंबर ऑड है, अगर किसी न्यूक्लियस का मास नंबर ऑड है तो उसकी आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, हाफ इंटीग्रल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1H का। नाउ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। यहाँ पे हम प्रोटियम को प्रोटोन ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है 1H। सिमिलरली यहाँ पे 13C हो सकता है, 15N हो सकता है, 19F हो सकता है, 29Si हो सकता है, 31P हो सकता है। अब ये जो है सारे इनकी स्पिन है 1/2। सिमिलरली 35 क्लोरीन, 37 क्लोरीन और 11 बोरोन, इन सब की स्पिन होती है 3/2। और अगर हम यहाँ पे बात करें 127I या 17O की, तो इन दोनों की स्पिन होती है 5/2। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी केसेस में मास नंबर क्या है, ऑड। मास नंबर होता क्या है एक्चुअली, व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर आता किससे है, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में होते क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सो व्हाट इज बेसिकली मास नंबर, द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। तो अगर ये जो सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है ये ऑड हो जाता है तो स्पिन की वैल्यू हमेशा हाफ इंटीग्रल होगी। नाउ अगर यहीं पे ही ये जो मास नंबर है ये इवन है, अगर मास नंबर इवन है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस केस में देखेंगे एटॉमिक नंबर। तो अगर एटॉमिक नंबर भी इवन है और मास नंबर भी इवन है, उस केस में क्या हो जाएगा, स्पिन हो जाएगी 0। जैसे अगर हम यहाँ पे हीलियम की बात कर लें, क्या है यहाँ पे मास नंबर 4 इवन, एटॉमिक नंबर 2 इवन, तो यहाँ पे इसकी स्पिन क्या हो गई, 0। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात कर लें कार्बन 12 की, अगेन ये दोनों इवन है तो स्पिन 0। अगेन अगर हम यहाँ पे बात कर लें O8 16 की, तो ये दोनों इवन है, स्पिन हो जाएगी 0। अब अगर यहीं पे ही मास नंबर तो इवन होता बट एटॉमिक नंबर ऑड होता, तो उस केस में जो स्पिन की वैल्यू है वो होती इंटीग्रल। अब यहां पे होगी इंटीग्रल स्पिन। तो हमने अब क्या करना है, जब एटॉमिक मास ऑड है और जब मास नंबर हमारे पास है इवन, तो इस केस में अब क्या आ जाएगा, देखो ना यहां पे ड्यूटेरियम और नाइट्रोजन, यहां पे इन दोनों की वैल्यू होती है 1। वेरएज अगर हम यहीं पे बोरोन की बात कर लें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। सो बेसिकली यहाँ पे हम आइसोटोप्स भी ले रहे हैं। तो आइसोटोप्स होते क्या हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है। सो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसकी स्पिन कैसी है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस। पहले मास नंबर चेक करेंगे, ऑड है तो हमेशा स्पिन हाफ इंटीग्रल। मास नंबर चेक किया, इवन है तो एटॉमिक नंबर चेक करेंगे, इवन है तो स्पिन 0, एटॉमिक नंबर ऑड है तो स्पिन हो जाएगी क्या, इंटीग्रल। ठीक है। तो अब यहां पे हम बात करते हैं नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट की। हमने अभी तक क्या स्टडी किया है, हमने स्टडी किया है कि अगर चार्ज है हमारे पास किसी चीज के पास और वो चीज मोशन में भी है, दैट इज चार्ज भी है मोशन भी है, तो वहां पे जनरेट हो जाती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज हमने क्या स्टडी किया है कि मूविंग चार्ज जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो हमने देख लिया कि चार्ज होता ही है तो वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती ही है, बट इस केस में हमने बात किसकी करनी है, न्यूक्लियस की। हमें यहां पे देखना है न्यूक्लियस को। तो क्या न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, हमने अभी अभी बात की कि न्यूक्लियस किससे बना है, प्रोटॉन्स से बना है और न्यूट्रॉन्स से बना है, यही है। सो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जहां पे हम कहते हैं कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो अगर यहाँ पे चार्ज भी है तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे चार्ज तो हुआ ना, बिकॉज प्रोटॉन्स के ऊपर भी चार्ज है। सो अगर यहाँ पे न्यूक्लियस पे कह लो या प्रोटॉन्स पे कह लो, अगर यहाँ पे चार्ज भी है और वो चार्ज स्पिन भी कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज है और मोशन में भी है और मूविंग चार्ज हो गया ये।
जब मोशन में है चार्ज तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जस्ट एज इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस का भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। बट अब ये जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट है ये किसके कारण है, सिर्फ प्रोटॉन्स के कारण, सिर्फ न्यूट्रॉन्स के कारण, या दोनों के कारण? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसका मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स के कारण, बिकॉज प्रोटॉन्स के ऊपर ही चार्ज है, ये स्पिन करेंगे, मूव कर रहा है चार्ज, तो क्या जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और वहां से मिल गया हमें मैग्नेटिक मोमेंट। बट एक्चुअल में ये जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट है ये दोनों के कारण होता है। दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका क्या मतलब हो गया, हमें पता है कि न्यूट्रॉन्स भी स्पिन करते हैं, प्रोटॉन्स भी स्पिन करेंगे, न्यूट्रॉन्स भी स्पिन करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी स्पिन करेंगे, और इन सभी को हम बोलते क्या है, फर्मियॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इन सबको हम बोलते हैं फर्मियॉन्स। फर्मियॉन्स वो होते हैं जिनके लिए आई की वैल्यू हाफ होती है, और यहां पे ये ओबे करेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये एक बस जनरल सा आइडिया है। हमें यहाँ पे क्या बात करनी है कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये भी स्पिन कर रहे हैं। दैट इज, अब अगर इनके ऊपर भी चार्ज हो जाए किसी तरह से तो हम बोल सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसका मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों की वजह से है, बिकॉज हम यही तो कह रहे हैं कि अगर चार्ज भी हो, दो कंडीशंस हैं, चार्ज भी होना चाहिए और मूव भी होना चाहिए चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज भी है, मूव भी हो रहा है, यहाँ से तो मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया। बट अब यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से मिलेगा, तो उसका आंसर ये है कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये आगे फर्दर भी किसी सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं जिनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। सिमिलरली प्रोटॉन्स भी क्वार्क से ही बने हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन्स जिन क्वार्क्स से बने हैं, इन क्वार्क्स के ऊपर चार्ज होता है। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये बना होता है एक अप क्वार्क से और दो डाउन क्वार्क से। तो एक जो अप क्वार्क होता है उसके ऊपर चार्ज होता है 2/3 का, और जो एक डाउन क्वार्क होता है उसके ऊपर चार्ज होता है -1/3 का। तो एक के ऊपर -1/3 का चार्ज है तो 2 डाउन क्वार्क्स के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, -2/3 का। अब यहाँ पे ये जो एक अप क्वार्क का चार्ज है और ये जो 2 डाउन क्वार्क्स का चार्ज है ये एक दूसरे को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देते हैं और ओवरऑल चार्ज हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 0। इसीलिए ही हम बोलते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। नाउ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना और एब्सेंस ऑफ चार्ज होना दो डिफरेंट थिंग्स हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है, चार्ज था बट चार्ज इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट था तो नेट चार्ज 0 आ गया है, जिसके कारण न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए हैं। बट जब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स स्पिन करेंगे, इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर ये प्रेजेंट जो क्वार्क्स हैं ये भी स्पिन करेंगे और ये जो क्वार्क्स हैं इनके ऊपर है चार्ज। सो बेसिकली हो क्या रहा है, ये चार्ज मोशन में है, ठीक है, चार्ज भी है, मोशन भी है, तो यहां से भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। सिमिलरली ये जो प्रोटॉन्स हैं ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं 2 डाउन क्वार्क से और एक अप क्वार्क से। अब 2 डाउन क्वार्क्स का क्या मतलब हो गया है, यहाँ पे ये बने होते हैं 2 अप क्वार्क से और 1 डाउन क्वार्क से। तो 2 अप क्वार्क्स का क्या मतलब हो गया, एक अप क्वार्क के ऊपर चार्ज है 2/3 का, तो 2 के ऊपर हो गया यहाँ पे चार्ज 4/3 का, और एक डाउन क्वार्क से बना है तो एक डाउन क्वार्क के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1/3 का। तो जब हम यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इसका टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1। इसीलिए ही हम बोलते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +1 का चार्ज। सो बेसिकली अब हमें ये पता लग गया है कि ये जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट है, न्यूक्लियस का ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये किसके कारण है, दोनों ही, यहाँ पे प्रोटॉन्स के कारण भी और न्यूट्रॉन्स के कारण भी। प्रोटॉन्स के कारण तो इसलिए बिकॉज प्रोटॉन्स के ऊपर होता है +1 चार्ज और ये मोशन में भी है, इसीलिए यहाँ से तो सीधा सीधा हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। न्यूट्रॉन्स में क्या होता है, आगे क्वार्क होते हैं, जैसे एटम बना है न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन से, और न्यूक्लियस आगे फर्दर बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। सिमिलरली ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी आगे फर्दर बने हैं क्वार्क से, और क्वार्क्स यहाँ पे टोटल 6 क्वार्क्स होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ हमें 2 क्वार्क्स की जरूरत है। एक अप क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है 2/3 का, एक डाउन क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है -1/3 का। तो यहाँ पे है एक अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क, टोटल 0 चार्ज। यहाँ पे है 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क, टोटल 1 पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। सो यहाँ पे द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब अगर कोई न्यूक्लियाई मैग्नेटिकली एक्टिव है या मैग्नेटिकली इनएक्टिव है, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये डिपेंड करेगा कि उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ऑब्वियसली हमें यहाँ से पता लगी गया। तो अगर यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा न्यूक्लियाई मैग्नेटिकली एक्टिव होगा, मैग्नेटिकली इनएक्टिव होगा, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? मास नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर तो जब 4 से डिवाइड किया हमने, अगर मास नंबर हमारे पास आता है नॉन जीरो, तो इसका मतलब वो जो न्यूक्लियाई हैं वो होंगे मैग्नेटिकली एक्टिव। और अगर जिस भी हम न्यूक्लियस को यहां पे कंसिडर कर रहे हैं उसका मास नंबर जब 4 से डिविजिबल हो जाएगा, दैट इज जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तब इसका मतलब ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं ये हैं मैग्नेटिकली इनएक्टिव। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मैग्नेटिकली इनएक्टिव न्यूक्लियाई की। मींस उनका मास नंबर डिविजिबल हो जाएगा 4 से। जैसे हम यहाँ पे कार्बन 12 की बात करें, मास नंबर कितना है इसका? 12, 4 से डिवाइड करो, पूरा पूरा जा रहा है, मींस रिमाइंडर कोई भी नहीं आ रहा। सो ये क्या होगा? इनएक्टिव होगा यहाँ पे। ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ड्यूटेरियम की बात कर लेते हैं तो ये भी क्या होगा? इनएक्टिव होगा। दैट इज यहाँ पे ये NMR इनएक्टिव है, तो ये यहाँ पे NMR में कोई भी सिग्नल नहीं देगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1H दैट इज प्रोटॉन, ये जो मास नंबर है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या होगा? मैग्नेटिकली इनएक्टिव होगा। सिमिलरली हम यहाँ पे बात कर सकते हैं फ्लोरीन 19 की, तो ये भी क्या होगा? यहाँ पे एक्टिव होगा। सिमिलरली 13 कार्बन, ये सारे क्या होंगे? यहाँ पे एक्टिव होंगे, बिकॉज इनका ये जो मास नंबर है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। सो जस्ट अगर मास नंबर 4 से डिविजिबल है तो एक्टिव है, मास नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो एक्टिव है, मास नंबर 4 से डिविजिबल है तो एक्टिव है। ठीक है, इतना ही है यहाँ पे जब हमने मैग्नेटिकली इनएक्टिव और एक्टिव की बात की। नाउ टू चेक इफ अ न्यूक्लियस इज मैग्नेटिकली एक्टिव और मैग्नेटिकली इनएक्टिव, हम देखेंगे उसका मास नंबर। अगर यहाँ पे मास नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये वाला जो न्यूक्लियस है दिस इज मैग्नेटिकली एक्टिव। और अगर यहीं पे जो मास नंबर है न्यूक्लियस का इट इज डिविजिबल बाय 4, तो क्या कहेंगे हम कि ये वाला जो न्यूक्लियस है दिस इज मैग्नेटिकली इनएक्टिव। ठीक है, यहां पे क्या होगा? आई वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0, यहां पे आई वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो अब यहां पे जब मास नंबर 4 से डिविजिबल है, कौन से एग्जांपल्स होंगे? 12 कार्बन मास नंबर 4 से डिविजिबल है। सिमिलरली 16 ऑक्सीजन मास नंबर 4 से डिविजिबल है। सिमिलरली 28 सिलिकॉन, ये है मास नंबर 4 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 4 का क्या मतलब है कि हम जब यहाँ पे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। सिमिलरली इस केस में क्या है? जब मैग्नेटिकली एक्टिव है न्यूक्लियाई, इस केस में मास नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 1H हो गया, 13C हो गया, फ्लोरीन 19 हो गया, 15N हो गया। ये सारे क्या हैं? ये मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, बिकॉज इनका जो मास नंबर है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब इनकी जो आई वैल्यूज हैं ये भी क्या होंगी? नॉन जीरो। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक न्यूक्लियस को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और जब एक न्यूक्लियस को हमने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा, तब क्या होता है? नाउ जब हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसकी अब हमने देख लिया है कि खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बिकॉज वो खुद भी क्या कर रहा है? एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब जब तक कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं लगाई है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
ये जो मैग्नेटिकली एक्टिव वाले न्यूक्लियाई हैं, अब हम ये वाली इनकी बात नहीं कर रहे, ये तो इनएक्टिव ही हो गए। अब जब ये जो मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, अगर यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस हैं ये हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस हैं ये किसी भी ओरिएंटेशन में स्पिन कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले तो स्पिन हो सकती है टू ही तरीके से, मींस एक हो सकती है क्लॉकवाइज स्पिन, एक हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ठीक है। अब होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि कौन सी पॉसिबल वहां पे ये डायरेक्शंस कह सकते हैं उनमें रह सकता है। नाउ जैसे ये है हमारे पास एक न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, इसकी ये भी ओरिएंटेशन हो सकती है, ये भी ओरिएंटेशन हो सकती है, ये भी ओरिएंटेशन हो सकती है, मींस यहाँ पे कोई भी रैंडम ओरिएंटेशन हो सकती है। रैंडम ओरिएंटेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे रैंडम स्पिन हो सकती है, दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी इनकी सबकी क्या है, रैंडम है, और इसीलिए ये जो सारी स्पिन्स हैं ये हैं डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब होता है कि सेम एनर्जी की हैं। क्या किया है हमने, अभी तक कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, तो न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, स्पिन करेगा। तो वो जो स्पिन है ये एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी, नो मैटर व्हाट इज द स्पिन, बट यहाँ पे उसकी ओरिएंटेशन कोई भी हो सकती है, मींस जो भी यहाँ पे ओरिएंटेशन होगी वो कोई भी डायरेक्शन में होने के कारण जो सारी स्पिन्स हैं यहाँ पे ये होंगी डीजेनरेट। अब जब हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, तो लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी और ये हम शो कर रहे हैं उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये यहाँ पे है क्या, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब जब यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला जब न्यूक्लियस आएगा जो स्पिन ऑलरेडी कर रहा था, अब ये क्या करेगी, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये जो न्यूक्लियस है इसके स्पिन को अब यहाँ पे या तो खुद के साथ पैरेलल कर लेगी या एंटी पैरेलल कर लेगी, मींस जो भी होगा। अब यहाँ पे रैंडम ओरिएंटेशन, दैट इज सारी ओरिएंटेशंस पॉसिबल नहीं है, दैट इज सारी तरह की यहाँ पे स्पिन पॉसिबल नहीं होगी। अब यहाँ पे ये जो स्पिन की वैल्यूज हैं ये अब क्वांटाइज्ड हो जाएंगी, मींस अब यहाँ पे कुछ ही ओरिएंटेशंस हो सकती हैं, सारी की सारी ओरिएंटेशंस नहीं होंगी। क्या है, जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है रैंडम ओरिएंटेशन है, कोई भी ओरिएंटेशन पॉसिबल है, पर जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है तब ये जो ओरिएंटेशंस हैं ये रैंडम नहीं हो सकती, इनकी फिक्स्ड वैल्यू होगी कि यही ओरिएंटेशंस अब यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो होगा क्या, अब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है अगर ये न्यूक्लियस ऐसे स्पिन कर रहा था पहले, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगी है, तो ये क्या करेगी, इसके स्पिन को अपने साथ ही ओरिएंट कर लेगी। मतलब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इसकी स्पिन हो जाएगी पैरेलल, पैरेलल हो गई इसकी स्पिन। तो अगर इसकी स्पिन पैरेलल हो गई है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनसे, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। देखते हैं अभी हम कैसे। और अगर ये जो हमारे पास न्यूक्लियर पहले स्पिन कर रहा था, अब अगर इसकी स्पिन इससे एंटी पैरेलल हो जाएगी तो इसकी एनर्जी हो जाएगी ज्यादा। अभी हम यहाँ पे दो ही ओरिएंटेशंस देख रहे हैं, और भी ओरिएंटेशन बाकी के न्यूक्लियर में पॉसिबल हैं, बट अभी हम बस यहाँ पे दो ही केसेस कंसिडर कर रहे हैं कि जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो हो सकता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो अब पैरेलल हो जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, उसकी स्पिन पैरेलल हो जाए, या क्या हो जाए, वो ओरिएंट हो जाए एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अब जब यहाँ पे वो ओरिएंट हुआ है पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी एनर्जी हो गई है कम। इसका हम एक बेसिक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे वाटर जैसे फ्लो कर रहा है अप से डाउन, तो अगर हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे और अगर उसने इसी के साथ फ्लो करना है, मींस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो क्या होगा,
उसको कोई भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, वो आराम से फ्लो कर सकता है बिकॉज वाटर ही उसको फ्लो करके ले जाएगा। बट वेयर एज अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है या हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर लेके जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे एनर्जी दे के रखना पड़ेगा अगर हमने इसको ऑपोजिट टू द वाटर लेके जाना है, फ्लो ऑफ वाटर के। ठीक है, तो वही केस है यहाँ पे। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ये वाला जो न्यूक्लियस है इसकी स्पिन ओरिएंट हो जाती है, तो इसको कोई भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी बिकॉज सारा का सारा काम तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही कर रही है। सो यहाँ पे एनर्जी हो जाएगी डिक्रीज। वेयर एज अगर हमने इसको एंटी पैरेलल लेके जाना है तो हमें यहाँ पे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इसकी स्पिन को फ्लिप करने के लिए, या ये बोल सकते हैं पैरेलल एंटी स्पिन को एंटी पैरेलल बनाने के लिए, या ये बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिटली ओरिएंटेड अगर हमने किसी न्यूक्लियस की स्पिन रखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, नाउ व्हाट इज एनर्जी, E इज इक्वल टू एच म्यू, यही होता है एनर्जी का रिलेशन, E इज इक्वल टू एच म्यू, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज व्हाट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ओवर हियर। ठीक है, अब ये जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फॉल करती है रेडियो वेव रीजन में। मतलब जो मोस्ट न्यूक्लियाई हैं अगर हम उनको ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ये प्रोवाइड करें तो वो फॉल करेगी रेडियो वेव रीजन में ही। तो इसीलिए ही ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है इसको हम किस रीजन में रिकॉर्ड करते हैं, रेडियो वेव रीजन में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो ये रही इतनी बात। अब नाउ अगर ये स्पिन ने खुद को पैरेलल से एंटी पैरेलल लेके जाना है या फ्लिप करना है तो इसकी वैल्यू भी क्वांटाइज्ड है। दैट इज हम इस को ये वाले जो स्पिन है अगर इसको एक क्वांटाइज्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू जो इसकी है, अगर हम इसको उतनी एनर्जी या उतनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे तभी जाके ये फ्लिप होगा। अगर हम उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये फ्लिप नहीं होगा। तो जब हम इसको वो क्वांटाइज्ड एनर्जी या वो क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसी, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड, जब वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी हम इसको दे देंगे जिस फ्रीक्वेंसी पे जाके ये फ्लिप कर जाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो ओरिएंटेशन थी, ये वाला जो न्यूक्लियस था, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है रेडियो वेव रीजन से। एनर्जी जब एब्जॉर्ब की रेडियो वेव रीजन से, जितनी इसको चाहिए थी, जितनी इसकी फिक्स्ड वैल्यू थी, जब हमने रेडियो वेव रीजन से उतनी फिक्स्ड वैल्यू, उतनी क्वांटाइज्ड वैल्यू इसको दी, तब ये यहाँ पे फ्लिप करा। और कैसे करा, बिकॉज इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। अब जब इसने ये एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो अब हमारे पास इसके लिए यहाँ पे उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उस क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसी, उस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक पीक आएगी। किस स्पेक्ट्रा में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। सो ऐसे आती हैं पीक्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैसे आएंगी, जब तक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम बी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड है तब तक तो एनर्जी कोई नहीं देनी पड़ी है। ठीक है, पड़ा है। अब जब हमने इसको एंटी पैरेलल लेके जाना है या इसकी ओरिएंटेशन को बदलना है या इसकी एनर्जी को हमने इंक्रीज करना है, तो वो एनर्जी एक फिक्स्ड वैल्यू की एनर्जी है, या एनर्जी बोल सकते हैं या फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। वो वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू है जो हमें मिलती है रेडियो वेव रीजन से। जब उतनी वैल्यू हमें मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव रीजन से, ये उसको एब्जॉर्ब करेगा और फ्लिप होगा। ये जो एब्जॉर्ब इसने फ्रीक्वेंसी की, उसके कारण यहाँ पे आएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और उस वैल्यू पे ये शो करेगा पीक। ठीक है, ऐसा होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हुआ क्या है, बेसिकली जब तक तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तब तक तो ये लेवल्स थे डीजेनरेट। जब यहाँ पे हमने एनर्जी दे दी है तो यहाँ पे ये लेवल्स की डीजेनरेसी अब खत्म हो गई है। और वो लेवल्स कैसे स्प्लिट करेंगे ये अब हम देखते हैं। नाउ यहाँ पे ये जो ओरिएंटेशंस अब हो सकती हैं इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जब हमने इस न्यूक्लियर को रखा तब जो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं, इट इज गिवन बाय 2i+1।
ठीक है, तो ये है यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस। जैसे हम 2s+1 यूज करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे 2i+1। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ये जो mi है इसकी वैल्यूज होंगी यहाँ पे टोटल 2i+1 वैल्यूज। दैट इज ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस। हमने जैसे यहाँ पे तो 2 ही ओरिएंटेशंस ली सिर्फ समझने के लिए, बट वहां पे जरूरी नहीं कि हर न्यूक्लियस में 2 ही ओरिएंटेशंस हों। तो कितनी ओरिएंटेशंस होंगी उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के स्पिन की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वो हमें पता लगता है 2i+1 से। अब हम देखते हैं यहाँ पे जब ये जो i है अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे हाफ है, और एक बार कंसिडर करेंगे जब इस i की वैल्यू 1 है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस क्या है, कब, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। कितनी है यहाँ पे ओरिएंटेशंस, 2i+1। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे i की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, और वो कौन सी हो सकती है, या इंटेग्रल या हाफ इंटेग्रल, बिकॉज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जब i की वैल्यू 0 होगी तो वो न्यूक्लियाई तो क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई की बात करनी है, बिकॉज वही यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपनी स्पिन को ओरिएंट करेंगे, बिकॉज उनकी खुद की भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं केस 1, जब हमने i की वैल्यू से हाफ ले ली। तो जब हमने i की वैल्यू हाफ ले ली है तो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस यहाँ पे अब कितनी हो जाएंगी, 2 × i+1। कितना हो गया ये, 2। सो यहाँ पे टोटल पॉसिबल ओरिएंटेशंस होंगी 2, और वो 2 ओरिएंटेशंस कौन सी होंगी, यहां से जाएंगे प्लस से लेके माइनस तक, मतलब ये 2 ओरिएंटेशंस होंगी +½ और -½ ठीक है। तो ये जो +½ और -½ ओरिएंटेशंस होंगी ये तो इस केस में डायरेक्टली क्या हो जाएंगी, जो हमने अभी देखा, एक हो जाएगी पैरेलल, एक हो जाएगी एंटी पैरेलल। जो प्लस वाली वैल्यू है वो हम पैरेलल के लिए यूज करते हैं, और जो माइनस वाली वैल्यू है वो एंटी पैरेलल के लिए यूज करते हैं, बिकॉज प्लस साइन ये डिनोट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में न्यूक्लियस की स्पिन है उसी डायरेक्शन में ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और माइनस साइन इस चीज को डिनोट कर रहा है कि जिस साइड पे हमने, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, ये जो न्यूक्लियाई है इसकी खुद की स्पिन। ठीक है, सो अब यहाँ पे जब तक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तब तक ये दोनों लेवल्स डीजनरेट थे, ये +½ और ये -½ वाला, इन दोनों की एनर्जी सेम थी। अब तक ये लेवल थे यहाँ पे डीजनरेट, इनको चाहे आप एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो चाहे 2 लाइन से, दैट मेक्स नो डिफरेंस, बस यहाँ पे समझ आना चाहिए। सो दिस इज, हमने यहाँ पे ले ली, मान लो कि ये है एक लेवल +½ -½ अभी तक क्या है, यहाँ पे जितनी भी ओरिएंटेशंस थी वो सब यहाँ पे क्या है, डीजनरेट हैं। अब जब हमने यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो ये जो ओरिएंटेशंस है, ये जो डीजनरेसी है ये स्प्लिट कर जाएगी, मींस ये जो लेवल्स हैं ये स्प्लिट करेंगे, जो प्लस वाला लेवल है वो नीचे आएगा और जो माइनस वाला लेवल है वो ऊपर आएगा, बिकॉज प्लस वाले लेवल का क्या मतलब हो गया है कि अब ये पैरेलल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, पैरेलल है तो एनर्जी कम हो जाएगी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और एंटी पैरेलल है तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे हम यही तो दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे I की वैल्यू 1 ले ली, व्हेन द वैल्यू ऑफ I इज 1 तो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस कितनी हो जाएंगी, 2i+1, दैट इज 2 × 1+1, कितनी हो गई ये टोटल, 3 हो गई। अब यहाँ पे ये जो 3 वैल्यूज हैं ये कौन कौन सी होंगी, यहाँ के से ही स्टार्ट करेंगे, इसका प्लस इसका माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार तो हो गया +1, एक बार हो गया -1। अब इसकी वैल्यूज, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस तो 3 हैं, तो थर्ड ओरिएंटेशन अब यहाँ पे क्या होगी, 0 ओरिएंटेशन। अब इसका क्या मतलब है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पहले तो ये जो सारे लेवल्स थे, जो सारे हमारे पास स्पिन्स थी वो क्वांटाइज थी, सॉरी वो डीजनरेट थी, मतलब किसी भी डायरेक्शन में स्पिन हो सकती थी, सारी स्पिन्स डीजनरेट थी। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई की है तब नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस हो गई हमारे पास टोटल में 3, वो कौन कौन सी है, +1, 0 एंड -1। तो सिमिलरली अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी +1 वाली
ये हो जाएगी -1 वाली, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा, और 0 वाली कौन सी होगी, यहाँ पे। और ये जो 0 वाली ओरिएंटेशन है ये क्या डिनोट करती है, ये तो डिनोट कर रही है कि जो स्पिन है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, ये डिनोट कर रहा है कि जो स्पिन है वो एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड पे, और ये जो 0 है ये डिनोट कर रहा है कि जो स्पिन है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। सो बेसिकली ये दोनों केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस क्यों किए हैं, बिकॉज हम एक यहाँ से कंक्लूजन डिराइव करना चाहते हैं। वो कंक्लूजन क्या है कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आई की वैल्यू या तो होगी इंटेग्रल या तो होगी हाफ इंटेग्रल, 0 वैल्यू हो नहीं सकती यहाँ पे। तो अगर वैल्यू इंटेग्रल आती है, मींस अगर यहाँ पे ये जो आई की वैल्यू है ये इंटेग्रल है, तो उस केस में हमारे पास ये जो लेवल्स बनेंगे, यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस आएंगी उनमें ये 0 दैट इज ये परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन भी कंसिडर होगा। मींस यहाँ पे ये 0 वाला लेवल होगा। वेयर एज अगर हम यहाँ पे हाफ इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, जब हमने यहाँ पे हाफ इंटीग्रल वाले आई की वैल्यू की बात की तो उस केस में हमारे पास 2 ही पॉसिबल ओरिएंटेशंस आई, एक आई यहाँ पे -हाफ, एक आई यहाँ पे +हाफ, उस केस में 0 कहीं भी नहीं आएगा। और ये आगे के आगे जितने भी हम यहाँ पे 3/2 ले लें, 5/2 ले लें, उन सब के लिए ही यहाँ पे ये जो 0 वाली ओरिएंटेशन है दैट इज परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन, ये यहाँ पे नहीं आएगी। सो ये जो कंक्लूजन है ये यहाँ पे हमने ऑब्टेन करना था। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ये जो एनर्जी लेवल्स हैं 2, इनके बीच का ये एनर्जी डिफरेंस कितना है, या ये जो एनर्जी होती है एक्चुअल में न्यूक्लियस की ये कितनी होती है, ये जो लेवल स्प्लिट हुए इनकी एनर्जी कितनी होती है, डिफरेंस इन एनर्जी क्या है, अब ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। नाउ द एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज गिवन बाय E, where E is equal to nu into B naught। ये जो न्यू है ये आगे किसके इक्वल है, nu n into Gn into I, where nu n is what, nuclear magneton, this is nuclear G factor, this is magnetic moment of nuclei, and this is the angular momentum of the nucleus। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो न्यू एन है ये आगे है इक्वल EH/4πmp के। E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बिकॉज ये प्रोटॉन का चार्ज है, तो E की वैल्यू हो गई ये। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। तो जब ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁻27 जूल पर टेस्ला। ये हो गई यहाँ पे न्यू एन की वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आई ये है जो, इसके तो हमें पता ही है क्या वैल्यू होती है, I × I+1 H/2π। यहाँ पे ये B नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, या जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ना। यहाँ पे एक और देखते हैं, दिस ये है क्या, गायरोमैग्नेटिक रेशो, ये किसके इक्वल है, nu n × Gn × 2π/h। ये है कुछ रिलेशंस यहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशो है, ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशो है, व्हाट इज इट एक्चुअली, गायरोमैग्नेटिक रेशो इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंटम है क्या, ये न्यू बार, और क्या है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है यहाँ पे आई। तो अगर हमने इसको देखो, अगर हमने यहाँ पे ये जो आई है विच इज दिस, अगर हम इतनी वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर कर लें आई, तो वो हो जाएगा I × H/2π। ठीक है, तो इसको हम I × H/2π भी लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमने इतनी वैल्यूज को यहाँ पे देख लिया है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के केस में जो इलेक्ट्रॉन जी फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है फिक्स्ड, दैट इज इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। बट यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर जी फैक्टर है इसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं होती, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि जो न्यूक्लियस है उसकी स्पिन
कैसी है, मींस किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है विद रिस्पेक्ट टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज उससे पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, या क्या ओरिएंटेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये जो न्यूक्लियर जी फैक्टर है इसकी वैल्यू यहाँ पे बदलती रहेगी। सो अब यहाँ पे हमने E की वैल्यू क्या ली थी, E इज इक्वल टू एनर्जी हमने यहाँ पे ली थी E इज इक्वल टू न्यू इंटू बी नॉट। तो अगर हम यहाँ पे ये न्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू न्यू एन जी एन आई इंटू बी नॉट। तो ये है जब हमने एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की बात की। अब हमने ये डिस्कस किया था अभी अभी के जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो जो पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं वो हमें मिलती हैं किससे, बाय 2i+1, और वो वैल्यूज होती किसकी हैं, mi की, दैट इज वहां पे अब कैसी कैसी मल्टीप्लिसिटी हो सकती है स्पिन की। सो अगर हमने यहाँ पे आगे फर्दर लेवल्स की बात करनी है, दैट इज एनर्जी ऑफ जो लेवल स्प्लिट हुए हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, उसके लिए ये जो एनर्जी है इसकी वैल्यू होती है न्यू एन जी एन, अब यहाँ पे आ जाएगा एम आई इंटू बी नॉट। दैट इज, ये हम कब बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं जब हम एक सेम ही न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, बट उसके ही अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो गए हैं ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की है यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे सेम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो उसकी आई की वैल्यू तो सेम ही होगी, आई की वैल्यू तो सेम ही होगी न्यूक्लियस के लिए। तो यहाँ पे हमने जस्ट क्या करना है, हमने उस लेवल को देखना है कि उस लेवल का यहाँ पे एम आई का नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब आई की वैल्यू हाफ थी, जब आई की वैल्यू यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे एम आई की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी, दैट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन, 2i+1। तो टोटल यहाँ पे आ गई थी, टोटल वैल्यूज 2 हो सकती हैं, और वो कौन कौन सी होंगी, एम आई की कौन सी वैल्यूज हो गई हैं, एक तो हो गई यहाँ पे +½ और एक हो गई यहाँ पे -½ ये क्या है यहाँ पे, ये है नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस, और ये क्या है यहाँ पे कि कौन कौन सी ओरिएंटेशन है। सो ये कौन कौन सी ओरिएंटेशन है, ये है एम आई। तो एक बार यहाँ पे एम आई की वैल्यू हो गई हाफ, एक बार यहाँ पे एम आई की वैल्यू हो गई -½ तो देखते हैं यहाँ पे अब एनर्जी क्या होगी हर लेवल की। यहाँ पे इस एनर्जी को हम डिनोट कर लेंगे EMI, ठीक है। अब देखो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि पहले जब एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो लेवल्स डिजनरेट हैं, उसके बाद क्या हो गई है, स्प्लिटिंग हो गई है। तो एक लेवल जाएगा अपर एनर्जी पे, एक लेवल जाएगा लोअर एनर्जी पे, +½ वाला नीचे होगा जब आई की वैल्यू हाफ है, और -½ वाला ऊपर होगा। सो अब अगर हमने इस वाले लेवल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वो क्या आ जाएगी, E ऑफ, अब एम आई की वैल्यू अब लेते हैं पहले हाफ, जब E हाफ है तो क्या आ जाएगा, ये न्यू एन जी एन बी नॉट, ये तो सब यहाँ पे सेम होंगे। ये यहाँ पे एम आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब एम आई है यहाँ पे हाफ, तो ये हो गई वैल्यू हाफ इंटू न्यू एन जी एन बी नॉट। सिमिलरली जब हमने E ऑफ -½ की कंसिडर की है, जब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये अगेन क्या हो गया, न्यू एन जी एन बी नॉट, तो वैसे का वैसे, बस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -½ ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सबके आगे माइनस होता है पहले से ही, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होता है, और ये माइनस यही रिप्रेजेंट करता है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड खुद के न्यूक्लियस की होगी, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नाउ ये आ गया है यहाँ पे, ये आ गई ई वैल्यू किसके लिए, इसके लिए, और ये आ गई ई वैल्यू अब इसके लिए, दोनों की ई वैल्यू आ गई। अब अगर हमने इसमें डेल्टा ई, दैट इज डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ 2 लेवल्स कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा ई क्या होगा, हायर लेवल की एनर्जी माइनस लोअर लेवल की एनर्जी। हायर लेवल कौन सा है, ये वाला, दैट इज ये वाला है हायर लेवल, यहाँ पे E ऑफ -½ ये जो E ऑफ -½ वाला लेवल है यही हायर लेवल है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस, तो एक्चुअल में यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो चुका है, यही तो यहाँ पे हुआ है, बिकॉज यहाँ पे थी -1/2, यहाँ पे पहले से था माइनस, तो वो माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस। तो अब यहाँ पे डेल्टा ई क्या हो गया, ये जो अपर लेवल है इसकी एनर्जी क्या है, न्यू एन जी एन बी नॉट, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं 1/2 माइनस लोअर लेवल क्या है, यहाँ पे ये है लोअर लेवल की एनर्जी माइनस न्यू एन जी एन बी नॉट, यहाँ पे भी 1/2 चाहे आगे लगा लो एक ही बात है ना। ये अगेन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो ब्रैकेट ओपन होगी तो ये क्या हो गया, हाफ न्यू एन जी एन बी नॉट प्लस हाफ न्यू एन जी एन बी नॉट। तो डेल्टा ई की वैल्यू यहां से आ क्या गई है, न्यू एन जी एन इंटू बी नॉट।
ये आ गई यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू। दैट इज यहाँ पे एक और हम यहाँ पे कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, ये वाले जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला किए हैं, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू जी एन न्यू एन इंटू बी नॉट। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अच्छा, अब अगर हम यहीं पे वो वाला केस कंसिडर करें जब आई की वैल्यू है 1, तो उसके लिए एम आई की वैल्यूज क्या हो जाएंगी टोटल में 3, बिकॉज 2i + 1, और वो कौन कौन सी होंगी, एक होगी यहाँ पे +1, एक होगी यहाँ पे 0, एक होगी यहाँ पे -1, यही होगा। अब जब हम यहाँ पे ई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, 1 वाली के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 1, जिसको 1 ही लिख लेते हैं। जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ई ऑफ -1 के लिए, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे था पहले से माइनस, वो प्लस हो गया। अब जब यहीं पे हम ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये 0 वाले लेवल के लिए, ये 0 वाले लेवल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारे के साथ मल्टीप्लाई 0 होना है। करना क्या है हमने, जी एन इंटू म्यू एन इंटू एम आई इंटू बी नॉट। तो यहाँ पे अब ये जो एम आई है इसी की वैल्यू क्या हो चुकी है, इस केस में 0 हो चुकी है। तो 0 वैल्यू किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो टोटल वैल्यू 0 होगी। सो बेसिकली 3 लेवल्स कौन से हैं, E1 की ये वैल्यू, E0 की वैल्यू 0 और E-1 की ये वैल्यू है। ठीक है, और इस केस में होगा क्या, ना इस केस में पहले से सारे लेवल्स डीजेनरेट थे, स्पिन्स डीजेनरेट थी। अब क्या हो गया है, स्प्लिटिंग हो गई है। ये वाला लेवल है 1, दैट इज +1, ये है 0, ये है -1 लेवल। अब अगर हमने अगेन इसमें डेल्टा ई कैलकुलेट करनी है, तो अगेन व्हाट इज डेल्टा ई, डेल्टा इज बेसिकली ये डिफरेंस, यही तो डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि दो लेवल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये है डेल्टा ई। तो अब यहाँ पे डेल्टा ई कैसे निकलेगा, अपर लेवल की एनर्जी माइनस लोअर लेवल की एनर्जी। तो जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाले लेवल की एनर्जी तो 0 ही है, माइनस ये वाले लेवल की एनर्जी, ये वाले लेवल की एनर्जी कितनी है, ये दैट इज माइनस न्यू एन जी एन बी नॉट। तो ये माइनस और यहाँ पे ये माइनस, ये माइनस प्लस हो गए, नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे पूरा लिख लो, दैट इज माइनस न्यू एन जी एन बी नॉट। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस बन गया। तो ये बेसिकली डेल्टा ई अगेन कितना आ गया, न्यू एन जी एन बी नॉट, जो हमने अभी अभी पहले वाले केस में कैलकुलेट करी थी। अगेन अगर हम यहाँ पे ये वाला डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे आएगा, अब ये वाला लेवल माइनस ये वाला लेवल, तो ये वाला लेवल क्या है, इस लेवल की एनर्जी क्या है, -1 लेवल की न्यू एन जी एन बी नॉट, माइनस क्या करेंगे 0 लेवल की एनर्जी तो 0 ही है, तो क्या आ जाएगी एनर्जी, न्यू एन जी एन बी नॉट। दैट इज सारे ही केसेस में ये जो डेल्टा ई है दैट इज ये एनर्जी जो रिक्वायर्ड है एक लेवल से दूसरे लेवल। ये दोनों लेवल्स का मतलब क्या है, ओरिएंटेशन का ही तो फर्क है। दैट इज स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस की ओरिएंटेशन को बदलने के लिए, दैट इज एक स्पिन से दूसरी स्पिन ओरिएंटेशन में जाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, वही तो है यहाँ पे डेल्टा ई। उसकी वैल्यू क्या आ गई है, न्यू एन जी एन इंटू बी नॉट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू ऑब्टेन हुई है, ये हम यहाँ पे ये सारा कुछ कर क्यों रहे हैं, तो ये पहले नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये आई है डेल्टा ई की वैल्यू, यहां पे लिखते हैं डेल्टा ई आया है न्यू एन जी एन इंटू बी नॉट। ऑल्सो अगर हम यहाँ पे ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो का हमने फॉर्मूला किया यहां से देखें तो यहाँ पे ये जो न्यू एन जी एन की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, अगर ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो न्यू एन जी एन इंटू 2π/h है, तो अगर हमने यहाँ से न्यू एन इंटू जी एन कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये है न्यू एन जी एन, इसको इधर ही रख लिया, इसको इधर ले गए तो ये क्या हो गया, गामा इंटू एच अपॉन 2π। अगर आपने इसको इधर लेके जाना है उसको इधर लेके जाना है, जो भी है दिस इज बेसिक मैथ, जस्ट हमने इसको इधर रखना है और इसको हमने जब यहाँ पे कैलकुलेट किया तो ये आ गया हमारे पास यहाँ से रिलेशन। अब क्या करेंगे, ये जो न्यू एन जी एन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये आ गया गामा एच अपॉन 2π इंटू बी नॉट। यही आया, जस्ट हमने ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, न्यू एन जी एन वाली वैल्यू की जगह पे हमने गामा एच बाय 2π पुट कर दिया। नाउ ऑल्सो वी नो कि डेल्टा ई किसके इक्वल होता है, एच न्यू के इक्वल। ये सारा कुछ हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता लगेगा। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज व्हाट,
ये जो डेल्टा ई है अभी अभी हमने डिस्कस किया है व्हाट इज एक्चुअली डेल्टा ई। डेल्टा ई इज एक्चुअली कि अगर हमने ये वाले लेवल से लोअर लेवल से हायर लेवल में जाना है तो उसके लिए यहाँ पे जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वही है यहाँ पे डेल्टा ई। दैट इज बेसिकली हमने यहाँ पे स्पिन को फ्लिप करना है, फ्लिप कह लो चेंज कह लो, मतलब जो भी यहाँ पे स्पिन है उससे डिफरेंट यहाँ पे स्पिन होनी चाहिए, यही तो हम अभी तक बोल रहे हैं। सो जब वो ये यहाँ पे मान लो कि पहले पैरेलल स्पिन थी, अगर यहाँ पे एंटी पैरेलल स्पिन में जाना है तो कुछ एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो स्पिन यहाँ पे फ्लिप हो जाएगी, ठीक है। और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ये किस में लाई करेगी, रेडियो वेव रीजन में। मींस बेसिकली ये जो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू हम लिख रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी है, ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे रेडियो वेव की, दैट इज जो हम यहाँ पे बेसिकली कह सकते हैं रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। जो हम फ्रीक्वेंसी इसको यहाँ पे दे रहे हैं इस स्पिन से इस स्पिन में फ्लिप होने के लिए, वही तो है यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब ये है क्या, डेल्टा ई, मींस वही वैल्यू जो हमें चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए इसको यहाँ से फ्लिप करने के लिए, और ये भी क्या है डेल्टा ई, दैट इज इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल, दैट इज ये डेल्टा ई और ये डेल्टा ई एक्चुअल में एक ही चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं, दैट इज कि जब हमने यहाँ पे प्रोटोन की या जो भी है न्यूक्लियस, उसकी न्यूक्लियस की स्पिन को फ्लिप करना है या बदलना है उसकी स्पिन को, ठीक है। सो मींस ये डेल्टा ई ये डेल्टा ई एक ही चीज है, तो इक्वेट कर दो, ये क्या हो जाएगा एच म्यू इज इक्वल टू गामा एच बाय 2 पाई इंटू बी नॉट। तो यहां से क्या हुआ, एच और एच कैंसिल हो गए और यहाँ पे ये जो म्यू है जिसको बोलते हैं म्यू, ये न्यू जो भी है, गामा इंटू बी नॉट बाय 2 पाई, वेयर ये वाली जो हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये हम भूलेंगे नहीं बिकॉज अभी हमने आगे फर्दर इसके बारे में डिस्कस करना है। ये है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अभी तक जो बात की है वो हमने न्यूक्लियस की बात की है, जब यहाँ पे हम न्यूक्लियस की स्पिन को फ्लिप करवा के यहाँ पे डेल्टा ई दे रहे हैं तो ये सारे रिलेशंस हमारे यूज में आए। अब हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस खुद में ही स्पिन कर रहा है, दैट इज अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जब स्पिन कर रहा है तो उसके कारण उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा उससे यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा। नाउ टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट है। अब अगर हम न्यूक्लियस की ही बात करें, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि जो न्यूक्लियस है वो स्पिन कर रहा है, तो अगर स्पिन कर रहा है तो उसकी कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी जिसके अराउंड वो स्पिन करेगा, ठीक है। तो अगर ये न्यूक्लियस है तो ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी मान लो जिसके अराउंड वो स्पिन कर रहा होगा। अब एक्चुअल में ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये फिक्स नहीं होती, मींस ऐसा नहीं होता कि ये जो न्यूक्लियस है या कोई भी चीज है वो इसी के अराउंड ही स्पिन करती रहेगी। यहाँ पे आता है गायरेशन का फैक्टर, गायरेशन या प्रिसिजन जिसको बोलते हैं। तो ये गायरेशन का मतलब क्या है कि ये जो स्पिनिंग एक्सिस है दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये फिक्स्ड नहीं रहती और ये क्या हो जाती है यहाँ पे वेरिएबल, और ये ऐसे वेरिएबल होती है कि क्या होगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे एक सर्कल प्रिस्क्राइब हो रहा है, ये जो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है इससे। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो लाटू होता है जिसको हम ऐसे घुमाते हैं वो गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है। आप उसको घुमा के देखो तब आपको ये समझ आएगा। करना क्या है, जब हमने उसको घुमाया शुरू में, जब उसकी स्पीड ज्यादा है तब तो हमें क्या दिखेगा, जब हम ऊपर से देखेंगे हमें उसकी एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखेगी जिसके अराउंड वो हमें ब्लर दिखेगा कि वो ऐसे 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 घूम रहा है। बट जब उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, मींस जब वो अब गिरने वाला है तो गिरने से पहले क्या होगा, उसकी वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स अब नहीं रहेगी। हमें कैसे दिखेगा लाटू, कि पहले लाटू ऐसे घूम रहा था प्रॉपर, ऐसे 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 घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, अब हमें दिखेगा कि उसको ऐसे 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 करके वो स्पिन करेगा और ऐसे ऐसे स्पिन करता 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 स्पीड स्लो होती 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 वो गिर जाएगा। मींस कहने का मतलब क्या है, जब हम उसकी ये वाली मोशन को, ये वाला जो मोशन है, ये वाला जो मोशन जब हम उसका देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि ये वाला जो साइड्स हैं, ये वाली जो साइड्स आ रही हैं, जो वो ये वाला मोशन कर रहा है तो ये वाली साइड्स प्रिस्क्राइब करेंगी एक सर्कल, दैट इज हमें ये दिखेगा कि अब ये जो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड वो पहले रोटेट कर रहा था, अब वो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कभी यहाँ है कभी यहाँ है कभी यहाँ है। पहले क्या थी, ऐसे ही थी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अराउंड स्पिन कर रहा था। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन एक बार यहाँ जाएगी, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तभी तो वो ऐसे 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 स्पिन करता हुआ दिखेगा हमें।
आप उसको घुमा के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर मोशन साइड पे प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन प्रिस्क्राइब करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो वहां पे फिर कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि कितना एंगल उसने कवर किया है इन द पर्टिकुलर टाइम। सो एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय गामा बी नॉट, ठीक है, वेयर गामा इज अगेन गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बी नॉट इज अगेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज अप्लाइड। दैट इज, अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय डब्ल्यू नॉट तो ये क्या हो जाएगा, गामा बी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमने ये डिस्कस किया। अब एक्चुअल में एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इज कि कितना एंगल उसने कवर किया है, दैट इज एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब एंगल कितना कवर करेगी, क्योंकि वो यहाँ पे पूरा का पूरा सर्कल ही प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो चीज पूरा का पूरा सर्कल प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो कितना एंगल कवर करेगा। अगर हम इस पॉइंट से चले हैं दोबारा इसी पॉइंट पे आए हैं तो मतलब कितना एंगल कवर किया हमने, 360 डिग्री, जिसको कैसे लिखते हैं हम बाय 2 पाई। और यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा अब t से, तो जब हमने यहाँ पे ये t को ऊपर लेके जाना है तो व्हाट इज 1/t, 1/t को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे अब इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कंसिडर करेंगे, म्यू नॉट से लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज म्यू नॉट। अब ये क्या है, यहाँ पे ये है एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे अब ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये भी कौन सी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर ये यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी थी तो ये यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई है हमारे पास। जस्ट हमने यहाँ पे किया क्या है कि ये जो एक्सिस है न्यूक्लियस के या किसी भी प्रोटॉन के रोटेशन की, ये फिक्स नहीं है, ये वेरी करती है और इसी इफेक्ट को बोलते हैं गायरेशन। इस गायरेशन इफेक्ट के कारण यहाँ पे एक सर्कल प्रिस्क्राइब होगा, जिसके कारण यहाँ पे एक एंगुलर वेलोसिटी आएगी, जिसके यहाँ पे दो रिलेशंस है, एक है ये रिलेशन और एक है ये रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये t तो गया बिकॉज 1/t ही है म्यू नॉट, ठीक है। तो ये आ गई है यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जब हम यहाँ पे ये ओमेगा नॉट और ये ओमेगा नॉट की वैल्यूज को इक्वेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, गामा बी नॉट इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 2 पाई म्यू नॉट, ये आ गया। तो अगर हमने यहाँ से ये म्यू नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये क्या आ जाएगा, गामा बी नॉट बाय 2 पाई, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये है क्या यहाँ पे, ये है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम और क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम और क्या बोलते हैं, लार्मोर फ्रीक्वेंसी या प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी। दिस इज द लार्मोर फ्रीक्वेंसी। अब ये सब हमने किया क्यों है, अभी हमें इसकी होगी क्लियरिटी। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो लार्मोर फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू आई है गामा बी नॉट बाय 2 पाई, और जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी इससे पहले जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की बात कर रहे थे ऑन न्यूक्लियस, उस केस में ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो किसकी फ्रीक्वेंसी थी, ये जो रेडिएशन हमने अप्लाई करनी है, वो जो रेडिएशन हमने अप्लाई की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, गामा बी नॉट बाय 2 पाई। यहाँ पे ये जो लार्मोर फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू भी क्या आई है, गामा बी नॉट बाय 2 पाई। इसका मतलब क्या है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल, मतलब ये और ये इक्वल। कहने का अब मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है ये जब इक्वल हो जाएगी लार्मोर फ्रीक्वेंसी पे, तब जाके हमारे पास ये जो सिचुएशन है इसको बोलेंगे रेजोनेंस। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ये वाली 2 टर्म्स पहले ही डिस्कस कर चुके थे, न्यूक्लियस के बारे में भी और उसके मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस रेजोनेंस की। तो ये कंडीशन जब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक, जब ये जो एक्सटर्नल हमने रेडिएशंस दिए हैं इसकी फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाएगी इसकी स्पिन की फ्रीक्वेंसी से, दैट इज इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से या इसकी लार्मोर फ्रीक्वेंसी से, तो उस टाइम पे जाके रेजोनेंस होगी। मतलब जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो जाएंगी, अब यहाँ पे आएगा सिग्नल, अब यहाँ पे होगी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली एनएमआर में अभी तक किया क्या है, हमने यहाँ पे 2 तरह की फ्रीक्वेंसीज देखी। एक फ्रीक्वेंसी वो जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो हमने यहाँ पे जो रेडिएशंस हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इन द रेंज ऑफ रेडियो वेव्स, वो जब हमने यहाँ पे अप्लाई की है उसकी फ्रीक्वेंसी।
और ये जो हमारे पास खुद जो न्यूक्लियस की स्पिन करने के कारण, गायरेशन के कारण लार्मोर फ्रीक्वेंसी आई थी, ये फ्रीक्वेंसी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो गई हैं, उसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का अब क्या मतलब है कि वो दोनों अब सेम सिचुएशन में पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई, ये है रेजोनेंस की कंडीशन। और इसका मतलब क्या है कि जब हम उतनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर देंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक रेडिएशन से जितनी उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई को लार्मोर फ्रीक्वेंसी करने के लिए चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके फ्लिपिंग होगी। दैट इज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके ओरिएंटेशन चेंज होगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके एनर्जी इंक्रीज होगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके हमें एक पीक मिलेगी NMR स्पेक्ट्रा में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहां पे आएगा सबसे पहले बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है, बाय डिफॉल्ट जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं लोअर एनर्जी स्टेट में वो हमेशा ज्यादा होंगे विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन हायर एनर्जी स्टेट। इसका मतलब क्या है अभी हम समझेंगे, और इसका रिलेशन इसने क्या दिया है यहाँ पे, n पॉजिटिव बाय n नेगेटिव इज इक्वल टू e⁻⁻ -delta E बाय kBt, वेयर डेल्टा E क्या है यहाँ पे, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू लेवल्स। यहाँ पे जो भी हम दो लेवल्स कंसिडर कर रहे हैं, लोअर लेवल और हायर लेवल, उनमें जो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस होगा वो है डेल्टा E। KB क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ सैंपल। अब इसका यहाँ पे मतलब क्या है, देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर हम यहाँ पे I वैल्यू हाफ का एग्जाम्पल लें तो उस केस में क्या होगा, I वैल्यू हाफ प्रोटॉन NMR के केस में भी होती है। सो अगर हम यहाँ पे अब देखें कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो क्या था, सारी स्पिन्स डीजनरेट थी। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक यहाँ पे लोअर स्टेट मिलेगी जिसको हम प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे, एक हायर स्टेट मिलेगी एनर्जी स्टेट जिसको हम माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और इन दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा E, ठीक है। अब ये जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये क्या कह रहा है कि यहां से देखो हमने पहले क्या डिस्कस किया है कि ऑब्वियसली ये वाली जो स्पिन है इसकी एनर्जी कम है बिकॉज ये ओरिएंटेड है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसे कोई भी एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल किया हमने वाटर का। तो अगर यहां से इसकी स्पिन को फ्लिप करना है या एक अलग ओरिएंटेशन में जाना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब जो इसने करनी है वो इसको किससे मिलेगी, रेडियो वेव से। जब इसने उतनी क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है तो ये चला गया इस वाले लेवल में, हायर लेवल में चला गया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, ठीक है, तो ही वो ऊपर गए। अब हम न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस मतलब जब हम एक न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, न्यूक्लियाई मतलब जब हम ज़्यादा न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। बिकॉज वी नो कि अभी तक हम इतने मॉडर्नाइज नहीं हुए हैं कि हम क्या करें, एक न्यूक्लियस को वहाँ से अलग कर सकें, इसीलिए हम यहाँ पे स्टडी करेंगे न्यूक्लियाई की। एक जो भी सैंपल होगा उसमें कितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे। तो अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियाई की बात करें तो जो यहाँ पे लोअर स्टेट है, लोअर स्टेट में यहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू द हायर स्टेट, एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट। जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो लोअर स्टेट है इसमें हमेशा कंपैरेटिवली ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू दिस। अभी अगर हम यहाँ पे जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल देखें तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे पहले कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे जिनकी स्पिन थी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले से 6 न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे कितने होंगे, 4 ही होंगे जो क्या होंगे, एंटी पैरेलल। बस इतना ही है यहाँ पे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हमने देखना है कि यहाँ पे इसका ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसका कंटिन्यूटी ऑफ सिग्नल पे क्या इफेक्ट है। कॉन्टिन्यूटी मीन्स सिग्नल कितना ज़्यादा कॉन्टिन्यूस होगा। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट है इसमें ये जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं क्या करेंगे, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करी,
फ्लिप हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब की, फ्लिप हो गया, एब्जॉर्ब की, फ्लिप हो गया। मींस जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करते जाएंगे। जब हम उनको उतनी क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देते जाएंगे तो ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और फ्लिप करते जाएंगे, मींस ओरिएंटेशन बदलते जाएंगे, मींस हायर एनर्जी स्टेट में जाते रहेंगे। मींस उतनी ही हमारे पास यहाँ पे क्या आती रहेंगी, पीक्स आती रहेंगी, सिग्नल्स आते रहेंगे। बट अब यहाँ पे है क्या कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो 6 हमारे पास न्यूक्लियाई पहले से लोअर वाली स्टेट में प्रेजेंट थे, इन सब ने एनर्जी जितनी भी इनको चाहिए थी क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और ये सारे के सारे चले गए हैं हायर वाली स्टेट में और अब इन सबकी स्पिन हो गई है यहाँ पे फ्लिप। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 के 6 यहाँ पे चले गए, मीन्स पहले एक ने एब्जॉर्ब की, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, ऐसे ही सिमिलरली 6 के 6 न्यूक्लियाई अब किस में चले गए हैं, हायर स्टेट में। और यहाँ पे अब हमारे पास कोई भी न्यूक्लियाई नहीं बचा। सो इस केस में अब क्या होगा, अब देखो, अब यहाँ पे लोअर लेवल में कोई न्यूक्लियस बचा ही नहीं है। या अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन एनएमआर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अब कोई प्रोटॉन बचा ही नहीं है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और किस स्टेट में जाए, अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर ले, या इस केस में एंटी पैरेलल चला जाए पैरेलल से। ठीक है, सो अब यहाँ पे लोअर स्टेट में न्यूक्लियाई और प्रेजेंट ही नहीं है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर वाली स्टेट में जाने के लिए। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि अब यहाँ पे और एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, मतलब और पीक नहीं आएंगी, मतलब और सिग्नल नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक इंस्टेंटेनियस सिग्नल आएगा, मतलब सिग्नल सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही आएगा अगर यहाँ से सारे के सारे ही न्यूक्लियाई लोअर स्टेट से एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चले गए हैं। बिकॉज एक टाइम तो आएगा जब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियाई नहीं बचेंगे। सो ये जो सिग्नल है ये कॉन्टिन्यूस नहीं आया, बट हमें चाहिए एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल, बिकॉज हमें उसको रिकॉर्ड भी करना है। यही तो है, क्योंकि अगर इंस्टेंटेनियस सिग्नल आएगा तो हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो एनएमआर में कॉन्टिन्यूस सिग्नल लाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में रिलैक्सेशन होती है। रिलैक्सेशन का मतलब क्या है, नेम से ही क्लियर है कि ये जो हायर एनर्जी स्टेट में अब न्यूक्लियाई पड़े हैं ये दोबारा रिलैक्स होंगे। मींस ये दोबारा एक लोअर एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जी को बाहर निकाल के जो पहले इन्होंने कंज्यूम की थी एक हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि अब ये जो सारे के सारे हायर एनर्जी स्टेट में ये वाले जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, अब ये क्या करेंगे, जितनी एनर्जी पहले इन्होंने एब्जॉर्ब की और हायर एनर्जी स्टेट में गए, सिमिलरली यहाँ से उतनी एनर्जी डीजॉर्ब करके, मतलब बाहर निकाल के, और दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये वाला ग्राउंड स्टेट में आ गया। ग्राउंड स्टेट का मतलब यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि लोअर वाले एनर्जी लेवल में। सिमिलरली ये भी आ जाएगा, सिमिलरली बाकी भी आ सकते हैं। तो कहने का यहाँ पे मतलब क्या है कि ये वाले जो न्यूक्लियाई थे जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में गए उतनी ही एनर्जी एमिट करके लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्योंकि बिकॉज यहाँ से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गए थे हायर स्टेट में, वो एनर्जी लाइक करती थी रेडियो वेव रीजन में। ठीक है, तो इनको यहाँ से जब ये वापस आ रहे हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में, दैट इज लोअर लेवल में, जब वापस आ रहा है कोई न्यूक्लियाई, तो इसको क्या करना चाहिए, यहाँ से उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को रेडिएट करना चाहिए। मींस यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन होनी चाहिए ये कैसी होनी चाहिए, रेडिएशन वाली ट्रांजिशन। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बिकॉज जब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियाई अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो यहाँ पे दिस इज रेडिएशन लेस ट्रांसमिशन। रेडिएशन लेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी रेडिएशंस किसी तरह की नहीं निकलती। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियाई थे लोअर लेवल से हायर लेवल में कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करके गए थे, रेडियो वेव को, और रेडियो वेव की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पे जब ये वापस से ट्रांजिशन करेंगे, बैक आएंगे लोअर एनर्जी स्टेट में, तो यहाँ पे सिर्फ जो एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ना कि इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ से रेडिएशन एमिट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ हीट, यहाँ पे हीट एनर्जी निकलेगी, या बोल सकते हैं कि हीट एमिट होगी। इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिलैक्सेशन। और इसका अब फायदा क्या हुआ, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियाई थे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल में गए, बट जो हायर लेवल में न्यूक्लियाई थे उन्होंने अगेन क्या किया, रिलैक्सेशन की और लोअर लेवल में आ गए। कहने का मतलब क्या है कि हायर लेवल, लोअर लेवल, हायर लेवल, लोअर लेवल में ट्रांजिशन होती रहेगी। तो दोनों ही लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स कह रही हूँ, दोनों ही लेवल्स में यहाँ पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे। जब दोनों ही लेवल्स में यहाँ पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे तो अगेन जो लोअर लेवल वाले हैं फिर हायर लेवल में जाएंगे,
तो एब्जॉर्प्शन होती रहेगी, मीन्स अब हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होगा जिसको हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये फ़ायदा हुआ है हमें यहाँ पे रिलैक्सेशन करने का। अब अगर यहाँ पे जितना ज़्यादा ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी का फ़र्क है ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा इन दोनों लेवल्स में, उतना ही अच्छा हमारे पास सिग्नल ऑब्टेन होगा। दैट इज मोर इज द डिफरेंस इन द पॉपुलेशन ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स, मोर शार्प विल बी द स्पेक्ट्रा बोल सकते हैं। ऑल्सो अगर यहीं पे ये जो दोनों एनर्जी लेवल्स हैं इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी सेम हो जाती है, दैट इज इन दोनों में पॉपुलेशन डिफरेंस 0 हो जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हमें कोई भी एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑब्टेन नहीं होगा। दैट इज उस टाइम पे भी किसी भी तरह की कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेशन। तो क्या है सैचुरेशन? जब कोई भी पॉपुलेशन डेंसिटी का फर्क नहीं होगा, दैट इज पॉपुलेशन डिफरेंस इज 0 बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स। ये कंडीशन हो जाएगी सैचुरेशन की कंडीशन और यहां पे भी क्या हो जाएगा, नो एनएमआर सिग्नल विल बी ऑब्टेन्ड। सो नेसेसरी कंडीशन क्या है एनएमआर सिग्नल को ऑब्टेन करने के लिए कि एक तो इन दोनों में पॉपुलेशन डिफरेंस होना चाहिए और एक रिलैक्सेशन भी होनी चाहिए न्यूक्लियाई की फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ताकि एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हो सके। अब ये जो रिलैक्सेशन के कारण एक न्यूक्लियाई कितना एवरेज टाइम स्पेंड कर पाता है अपनी हायर स्टेट में, उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? एवरेज टाइम स्पेंट बाय द न्यूक्लियाई इन द हायर वाली एनर्जी स्टेट, उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय टाउ। नाउ यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम भी दो तरह के हैं, एक है T1, एक है T2। T1 वाला जो रिलैक्सेशन टाइम है ये है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम और T2 वाला जो रिलैक्सेशन टाइम है दिस इज स्पिन रिलैक्सेशन टाइम। स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम को हम लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं या इसको लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन बोलते हैं और स्पिन रिलैक्सेशन को ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ये रिलैक्सेशन के दो तरीके हैं, या तो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन हो जाए या स्पिन रिलैक्सेशन हो जाए। जब स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन से जो हमें यहाँ पे टाइम मिलता है उसको बोलते हैं T1 और स्पिन रिलैक्सेशन से जो हमें यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम मिलता है उसको बोलते हैं T2। स्पिन लैटिस को लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन भी बोलते हैं और स्पिन को ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज स्पिन लैटिस एंड स्पिन रिलैक्सेशन? नाउ अब हम जब बात कर रहे हैं स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन की, तो हमें पता है कि एनएमआर में हम करते क्या हैं, सैंपल लेते हैं और उसको एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में प्लेस करते हैं और उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं। अभी तक हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक न्यूक्लियस को अभी तक आइसोलेट नहीं कर पाए हैं, तो जो भी हम सैंपल लेंगे उसमें देयर विल बी अ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, और वो जो सैंपल है वो है क्या एक्चुअल में, इट इज़ अ लैटिस। और लैटिस में क्या होते हैं, वाइब्रेशनल मोड्स भी होते हैं, रोटेशनल मोड्स भी होते हैं। तो ये वाइब्रेशनल मोड्स और रोटेशनल मोड्स के प्रेजेंस के कारण लैटिस में जनरेट हो जाती है कम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज़ बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसके लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे लैटिस फील्ड। और ये हम बात किसकी कर रहे हैं, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पे ये जो कम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड दैट इज लैटिस फील्ड जनरेट हुई है, इसका कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी उस न्यूक्लियाई से जो ऑलरेडी एक हायर वाली एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है। सो अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई न्यूक्लियाई, या अभी हम इस केस में प्रोटॉन की भी बात कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियाई ऑलरेडी एक हायर एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है,
जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसकी डायरेक्शन ये है, और फिर ऑब्वियसली जो हायर एनर्जी स्टेट वाला न्यूक्लियाई होगा वो इससे ऑपोजिटली ओरिएंटेड होगा। सो नाउ अब ये जो लैटिस फील्ड है इसका कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी ये जो हायर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट न्यूक्लियाई है इससे। तो जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करी गई, इसका मतलब क्या है, कौन सी कंडीशन क्रिएट हो गई वहां पे, रेजोनेंस की। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी दोनों की, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोलेंगे कि अब ये है रेजोनेंस की कंडीशन। और उस रेजोनेंस की कंडीशन पे होगा क्या, ये जो न्यूक्लियाई पहले से ही हायर वाली एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट था, ये अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा इस लैटिस फील्ड के उस कंपोनेंट को जिसमें इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल थी। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, ये जो हायर एनर्जी लेवल पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट था, ये अपनी एनर्जी एमिट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा किसको, लैटिस फील्ड के उस कंपोनेंट को जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर एनर्जी वाला यहाँ पे लेवल पे जो यहाँ पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट था। तो अब जब इसने अपनी एनर्जीज को ट्रांसफर कर दी है तो खुद कहाँ आ जाएगा, खुद आ जाएगा एक लोअर एनर्जी स्टेट पे। खुद आ गया ये लोअर एनर्जी स्टेट में। जब एनर्जीज ने इसको ट्रांसमिट की है, यहाँ पे ट्रांसफर की है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो लैटिस फील्ड वाला कंपोनेंट था जिसमें ऑलरेडी रोटेशनल मोड्स और वाइब्रेशनल मोड्स प्रेजेंट थे, अब वो और ज़्यादा वाइब्रेट और ज़्यादा रोटेट करने लगेंगे बिकॉज उन्हें और ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी मिल गई। तो ज़्यादा वाइब्रेशन कंपैरेटिवली पहले से और ज़्यादा रोटेशन कंपैरेटिवली पहले से के कारण ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज होने के कारण जो टेम्परेचर है सैंपल का वो इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर सैंपल का यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। सो ऐसा करने से हुआ क्या है, ये जो हायर एनर्जी लेवल वाला यहाँ पे जो हायर एनर्जी पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट था वो लोअर एनर्जी पे आ गया, और इसी को तो बोलते हैं रिलैक्सेशन, और हम यहाँ पे कर भी तो यही रहे हैं, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। सो यहाँ पे हुआ क्या है, टेम्परेचर हो गया ओवरऑल सैंपल का इंक्रीज। नाउ जितनी जल्दी ये वाली फ्रीक्वेंसी, दैट इज ये जो लैटिस फील्ड वाले कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी जितनी जल्दी ये वाले हायर एनर्जी पे ये जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इससे मैच कर जाएगी, उतनी जल्दी रेजोनेंस होगी, उतनी जल्दी ये वापस लोअर लेवल में आएगा और उतना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। मीन्स हम बेसिकली चाहते क्या है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जल्दी मैच होनी चाहिए। अब अगर हम सॉलिड्स में बात करें तो वी नो कि सॉलिड्स में मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, स्पेस भी कम होती है। सो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है। दैट इज़ वहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी इन सॉलिड्स होती है वो इस वाले ये जो हायर एनर्जी पे यहाँ पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उससे मैच होने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर हम यहीं पे गैसेस की बात करें तो गैसेस की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो जाती है इस वाले से कि अगेन वो मैच नहीं होती। मीन्स एक केस में क्या हो गया है कि ये वाले इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी इससे बहुत कम फ्रीक्वेंसी, और एक केस में क्या हो गया है कि इसकी जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जितनी ज़रूरत थी उससे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे बात नहीं बनती। हमारे यहाँ पे बात बनती किसके साथ है, फिर लिक्विड के साथ, बिकॉज लिक्विड में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कंपेरेबल होती है ये वाले जो हायर स्टेट में प्रेजेंट है न्यूक्लियाई उनसे। इसीलिए ही हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में लिक्विड सैंपल्स का यूज़ करते हैं बिकॉज वहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन को ऑब्टेन करना कंपैरेटिवली इजी होता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे बात हुई जब हमने यहाँ पे स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन की बात की है। टेम्परेचर सैंपल का होता गया इंक्रीज बिकॉज यहाँ पे वाइब्रेशन और रोटेशन उतनी ज़्यादा ही इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। और इसके कारण जो एक न्यूक्लियाई एवरेज टाइम स्पेंड करेगा अपनी हायर एनर्जी स्टेट में, अपने हायर एनर्जी लेवल में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय T1। अगर यहीं पे ही अब हम स्पिन रिलैक्सेशन की बात करें तो स्पिन रिलैक्सेशन का क्या मतलब है कि अब होगा क्या, एक न्यूक्लियाई जो हायर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है और एक न्यूक्लियाई जो लोअर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, उन दोनों की स्पिन्स आपस में इंटरैक्ट करेंगी और उसको बोलेंगे स्पिन इंटरैक्शन। ठीक है, तो इसीलिए हो क्या रहा है, दो न्यूक्लियाई की स्पिन आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। मीन्स वो फ्रीक्वेंसी
वो फ्रीक्वेंसी जब एक न्यूक्लियाई की फ्रीक्वेंसी दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ जाके, वो कंडीशन जब एक न्यूक्लियाई की फ्रीक्वेंसी दूसरे न्यूक्लियाई की फ्रीक्वेंसी के साथ जाके मैच कर जाएगी, अगेन वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? रेजोनेंस की कंडीशन। अगेन रेजोनेंस ऑब्टेन होने का क्या मतलब हो गया है कि अब वो जो दो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में एनर्जी को इंटरचेंज या बोल सकते हैं एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस केस में होगा क्या, जो हमने हायर लेवल पे या हायर एनर्जी लेवल पे जो प्रेजेंट न्यूक्लियाई था, जब उसकी इंटरेक्शन हो रही है लोअर लेवल पे प्रेजेंट न्यूक्लियाई के साथ, तो होगा क्या, ये जो हायर लेवल पे प्रेजेंट था न्यूक्लियाई, इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी ये लोअर वाले को, लोअर वाले एनर्जी लेवल पे जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसको। तो जो लोअर लेवल पे ऑलरेडी न्यूक्लियाई प्रेजेंट था, अब वो एनर्जी लेके चला गया खुद हायर एनर्जी लेवल पे, और जो हायर एनर्जी पे पहले से न्यूक्लियाई प्रेजेंट था, अब वो एनर्जी एमिट करके, बिकॉज इसने उसको ट्रांसफर कर दी एनर्जी, तो खुद के पास एनर्जी कम रह गई, तो कम एनर्जी मतलब वापस किस में आ जाएगा? लोअर एनर्जी वाले स्टेट में आ जाएगा। सो इससे हम देख क्या रहे हैं कि स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन तो फिर भी हुई है बिकॉज हायर लेवल से लोअर लेवल पे आया है न्यूक्लियाई, बट इसमें लोअर लेवल से फिर एक जो न्यूक्लियाई है वो हायर लेवल में चला गया है। इसीलिए स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पॉपुलेशन डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज एक चला गया लोअर पे तो उसके बदले लोअर वाला चला गया हायर पे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी तो यहाँ पे सेम ही रही है। बस फर्क क्या आया है कि अब जो न्यूक्लियाई ऑलरेडी हायर लेवल में था वो अब उस हायर लेवल में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये जो स्पिन स्पिन वाला इंटरेक्शन है ये बहुत जल्दी हो जाती है। स्पिन स्पिन इंटरेक्शन जल्दी होने के कारण क्या होगा, हायर से न्यूक्लियाई लोअर में आ रहा है, लोअर से हायर में जा रहा है, हायर से लोअर में आ रहा है, एंड ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली, बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है। इसीलिए ये जो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन है इसके कारण एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई अपने हायर एनर्जी लेवल में एक अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। दैट इज एवरेज टाइम जो न्यूक्लियाई इस हायर एनर्जी लेवल में स्पेंड करेगा वो अब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा कम, दैट इज डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T2 से। सो अगर हम यहाँ पे T1 और T2 को आपस में कंपेयर करें तो T2 का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जो T2 है, जो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन के कारण यहाँ पे एवरेज टाइम आया है जो एक न्यूक्लियाई स्पेंड करता अपने हायर एनर्जी लेवल पे, ये है कम, दैट इज T2 इज लेस देन T1। जो रिलैक्सेशन टाइम स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन के कारण आएगा वो हमेशा ज़्यादा होगा और इसके कारण आएगा यहाँ पे कम रिलैक्सेशन टाइम। सो ये है हमारे पास स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन एंड स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन भी बोलते हैं और इसको हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे दोनों के न्यूक्लियाई ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, वेयरएज यहाँ पे क्या है, जो स्पिन है न्यूक्लियस की वो इंटरेक्ट कर रही है लैटिस के किसी कंपोनेंट के साथ। ठीक है, सो इतना ही है अबाउट स्पिन स्पिन एंड स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम NMR स्पेक्ट्रा को कौन से दो तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ वी कैन रिकॉर्ड NMR स्पेक्ट्रा बाय 2 मेथड्स। एक है यहाँ पे लीनियर स्वीप मेथड और एक है यहाँ पे फील्ड स्वीप मेथड। सो यहाँ पे इन केस ऑफ लीनियर स्वीप मेथड हम फिक्स्ड रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और वेरिएबल अब क्या होगा फिर यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल रेडिएशंस देनी है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन विल बी वेरिएबल। वेयरएज फील्ड स्वीप मेथड में क्या होगा, यहाँ पे अब फिक्स हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और वेरिएबल फिर यहाँ पे क्या होगी, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है। बिकॉज दोनों ही केसेस में हम बेसिकली चाहते क्या हैं कि हम रेजोनेंस वाली कंडीशन को अचीव करें। तो अगर हमने लीनियर स्वीप मेथड की यहाँ पे बात की है तो इस केस में हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रख लिया है। कहने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे लार्मर फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी। ठीक है, तो जब लार्मर फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो अब हम
वेरिएट किसे कर रहे हैं, अपनी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को। तो ये चीज़ है फिक्स, लार्मर फ्रीक्वेंसी हो गई फिक्स। अब हम चाहते हैं कि ये जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है हम इसको इंक्रीज करते जाएं और वो फ्रीक्वेंसी, वो क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पे जाके ये जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ मैच कर जाएगी, या बोल सकते हैं कि ये जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है ये लार्मर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी जो हमने यहाँ पे फिक्स रखी है। तो उस केस में दोबारा आ जाएगी रेजोनेंस की कंडीशन और दोबारा वहां पे क्या आ जाएगा, स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड हो जाएगा। सिमिलरली फील्ड स्वीप मेथड में क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को। ठीक है कि हम जो रेडिएशन दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी फिक्स, और हम यहाँ पे किसको वेरिएट करेंगे, फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे वेरिएट करेंगे। दैट इज यहाँ पे अब कौन वेरिएबल है, लार्मर फ्रीक्वेंसी। सो अब ये फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, अब लार्मर फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करते जाएंगे या जो भी डिक्रीज करेंगे, मीन्स अब हमें ये जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है इसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है इस हिसाब से कि वो फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, बिकॉज उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके होगी रेजोनेंस और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके ही हमें मिलेगा सिग्नल। ठीक है, सो दो मेथड्स है, दोनों में ही हम एट द एंड अचीव क्या करना चाहते हैं, रेजोनेंस वाली कंडीशन को अचीव करना चाहते हैं। नाउ ये वाला जो मेथड है दैट इज लीनियर स्वीप मेथड, ये एक डिफिकल्ट मेथड है बिकॉज यहाँ पे हमें रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को वेरी करना पड़ता है, वेयर एज यहाँ पे हमने सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ही वेरी करना है। सो वो मेथड इज कंपैरेटिवली ईजी, हम इसी से ही रिकॉर्ड करते हैं जनरली एनएमआर स्पेक्ट्रा को। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सिग्नल होगा और यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अगर हम इन दोनों में यहाँ पे सिग्नल रिकॉर्ड करते और यहाँ पे क्या होगा, अब इस वाली एक्सिस पे आएगा सिग्नल ही, और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, क्या वेरी कर रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये है इतना किसके बारे में, जब हम रिकॉर्ड करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा को, दैट इज मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग एनएमआर स्पेक्ट्रा। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हम ये जो सिग्नल है इसको देखते हैं, जब यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं तो यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज आते हैं, बहुत ही कंजस्टेड सिग्नल्स आते हैं यहाँ पे। अब इतने कंजस्टेड सिग्नल्स को यहाँ पे समझ पाना, इंटरप्रेट कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अब यहाँ से आता है कंसेप्ट किसका, केमिकल शिफ्ट का। दैट इज़ बेसिकली अब हम करेंगे क्या, ये जो ग्राफ है इसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे, दैट इज़ जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है। अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे सिग्नल ही होगा, वेयर एज यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी डेल्टा वैल्यू, दिस विल बी वैल्यू इन डेल्टा, या यहाँ पे टाउ स्केल भी हो सकता है बेसिकली। ठीक है, सो अब हमने जब यहाँ पे ये डेल्टा वैल्यू के साथ रिकॉर्ड करना है अपना स्पेक्ट्रा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज केमिकल शिफ्ट।